लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो इस देश में एक बड़ा मसला रहा, एक बड़ा मुद्दा रहा, बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा, जिस पे सरकारें बनी हैं। तमाम जो छोटे राजनेता थे वो बड़े राजनेता हो गए, बड़े आंदोलन हुए और देश की केवल राजनीति नहीं, देश की जुडिशरी पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ा। ये मसला था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का, जिस पर अब एक किताब आ गई है जिसका नाम है एक रुका हुआ फैसला। आप ये किताब मेरे हाथ में देख रहे होंगे। ये किताब जिन्होंने लिखी है उसके लेखक हैं पंडित प्रभाकर कुमार मिश्र। प्रभाकर जी का मैं परिचय और आपको करा दूं। प्रभाकर जी और हमने बहुत करीब 2 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता है और 1 दशक हम लोगों ने करीब सुप्रीम कोर्ट साथ में कवर किया है, तो मैं इनकी कानूनी दक्षता से तो परिचित हूं। और जो किताब इन्होंने लिखी है, जिसको मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाना चाहूंगा, एक रुका हुआ फैसला, और जो राइटर का नेम है वो शायद आप पढ़ पा रहे हैं पूरी तरह से। प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में तो धन्यवाद जी, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में तो हम लोगों ने कई बार संवाद किया है, लेकिन इस तरह ऑफिशियल पहली बार मैं आपसे संवाद करने जा रहा हूं। बेहद बढ़िया पुस्तक, और पढ़ने के बाद मुझे एक एक क्षण, एक एक पल अदालत के उस परिसर में अयोध्या राम मंदिर विवाद में जो सुनवाई हुई उसका लगा। तो सबसे पहले तो मेरा प्रश्न आपसे ये होगा, एक रुका हुआ फैसला, इस शीर्षक लेने का क्या मतलब है बतौर लेखक? आप सबसे पहले वो बताएं। विप्लव, सबसे पहले तो लीगल रिपोर्टर का आपका जो प्लेटफॉर्म है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेहतर जानते हैं, दर्शकों के लिए बताऊं कि ये एक ऐसा मसला था जिसमें सियासत में पूछा जाता था, कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जी। और अदालतों पर ये तोहमत लगती थी कि तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, बाकी तमाम मामलों की सुनवाई हो रही है, लेकिन अयोध्या मामले पर सुनवाई के लिए अदालतों के पास समय नहीं है। 10 साल के करीब लग गए थे सुप्रीम कोर्ट में। और इस तरह से तो एक ऐसा फैसला जिसके लिए पूरा जनमानस इंतजार कर रहा था, वो चूंकि 2 संप्रदाय से जुड़ा हुआ मसला था, जिसने सियासत को प्रभावित किया था, जिसने इतिहास को प्रभावित किया था, जिसने समाज को प्रभावित किया, तो सब लोगों को इंतजार था कि कभी वो फैसला आए। और इसीलिए इसको मैंने लिखा एक रुका हुआ फैसला, कि एक ऐसा फैसला, एक ऐसा रुका हुआ फैसला जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे। और विप्लव, आखिर में ये फैसला आया, तो मेरे लिए तो ये फैसला एक ऐसा समाधान था जिसने जब समाज को बांटा था, सियासत को एक अलग रंग देने की कोशिश की थी लगातार, कम से कम उस पर पूर्ण विराम लग गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर किताब की बात करूं तो आपने इस पूरी किताब को, एक रुका हुआ फैसला को 12 अध्यायों में बांटा हुआ है। मैं फैसले का चश्मदीद, फैसले के प्रमुख बिंदु, मंदिर से पहले मस्जिद पर एक फैसला, सुनवाई की मुख्य दलीलें, मुकदमे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जब कलयुग में प्रकट हुए रामलला, तुलसीदास हाजिर हो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने अध्याय इसमें 7वां जोड़ा है। डॉक्टर राजीव धवन मुकदमे के नायक, ये इसमें अध्याय जुड़ा है। समझौते की कोशिशें जो कि बहुत हद तक टली थी, कैसे टलता रहा अयोध्या फैसला, राम जन्मभूमि का भूमि पूजन और इतिहास के आईने में अयोध्या विवाद। ये 12 अध्यायों में आपने बांटा था। इन अध्यायों को बांटने का सिलसिलेवार जो क्रम था, उसके पीछे की क्या विचार था? और मैं सबसे महत्वपूर्ण ये जानना चाहता हूं, निश्चित रूप से आपने कहा कि इतना ऐतिहासिक, किसी भी जीवन में व्यक्ति के लिए इतना ऐतिहासिक, जो कोर्ट रिपोर्टिंग खासकर जो करते हैं उनके लिए तो ऐतिहासिक है, लाखों करोड़ों उन लोगों के लिए जो अयोध्या के मंदिर को बनते देखना चाहते थे, उसके फैसले को सुनना चाहते थे। इसके डिवीजन को लेकर क्या मापदंड दिमाग में था कि किताब में इनके अलग अलग अध्याय करके इनको बांटा जाएगा? देखिए विप्लव, जब सुनवाई शुरू हुई तो उस समय ये हमारे जैसे लीगल रिपोर्टर के लिए उसी समय बात समझ में आ गई थी कि भले हम कितने दिन भी रिपोर्टिंग करें,
अयोध्या मामले जैसा मामला हमारे जीवन में नहीं आने वाला है। हमने बिल्कुल 2G ठीक बात। किया, कोलगेट किया, पता नहीं कितने मामले आपने भी किया, साथ में हम लोगों ने किया, जी जी लेकिन इस बात का तो एहसास था कि ये मामला जो है ये ऐसा मामला है जिसका सदियों तक जिक्र होगा। तो जब हम सुनवाई कर रहे थे, आते थे और ऑफिस आते थे, और उसके बाद से हमने लगा कि लोग जानना चाहते हैं कि आज क्या हुआ, केस किस दिशा में जा रहा है। और जो लोग हमें जानते हैं कि हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो तो फोन करके पूछ लेते थे, गांव से देहात से पूछते थे कि क्या होगा, इस केस में फैसला क्या आएगा। फिर हमने सोचा कि हमने क्यों नहीं एक नियमित वीडियो बनाए, और हमने अपने सहयोगी के साथ मिलकर अपने ऑफिस के प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाना शुरू किया। और उसके बाद चीजें समझ में आई कि लोगों को कितनी उत्सुकता है इस मामले को लेकर। तो उसके बाद बात यहाँ आई कि केवल जब सुनवाई हो रही थी, विप्लव, जब सुनवाई हो रही थी तो कुछ तो तकनीकी बातों पर बहस हो रही थी, लेकिन अचानक वो बातें निकलकर कहीं दूर जा रही थी, सुदूर जा रही थी, इतिहास में जा रही थी, पुराण में जा रही थी, कुरान में जा रही थी, गीता में जा रही थी, अखाड़ों में जा रही थी। फिर हुआ कि इसको समझने के लिए जरूरी है कि कैसा दस्तावेज बनाया जाए। दूसरी बात विप्लव, एक बात और मैं कहूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसला सुनाया था, रिपोर्टिंग उसमें भी हुई थी, लेकिन एक बात इस कमी एक महसूस कर रहा था मैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई और जो फैसला है उसकी रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से लोग समझ सके इसकी। ठीक बात है, आपने भी महसूस किया होगा इसको, क्योंकि साल 2010 की अगर बात करें, नहीं मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा जो प्रभाकर बात कर रहे थे। साल 2010 में जब ये फैसला आया था तो इस फैसले के पीछे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा देश में, क्या कोई उन्माद भड़केगा, ऐसा ना हो एक पक्ष को चला जाए तो दूसरा पक्ष भड़क जाए, इसलिए एहतियातन बहुत सुरक्षा उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई थी। इवन इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर पे भी बहुत सुरक्षा थी। तो जिस कवरेज की बात कर रहे हैं प्रभाकर, शायद उस समय वो नहीं हो पाएगा। प्रभाकर जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं विप्लव, और वही बात नहीं, आपने तो ये भी देखा कि हम जब कोर्ट रिपोर्टर के तौर पर जिन चीजों को देख रहे थे, बहुत सारी चीजें अनयूजुअल थी। विप्लव, कभी भी हमने ये नहीं देखा कि किसी मामले में फैसला सुनाने के पहले उस राज्य के डीजीपी को बुलाया जाए, गृह सचिव को बुलाया जाए। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी इतनी ऐतिहासिक हो रही थी, तो मैंने कहा कि जो चीज मैं महसूस कर रहा हूँ, चाहे वो कोर्ट के भीतर या कोर्ट के बाहर, उसे लोगों को भी जानना चाहिए। और देखिए विप्लव, एक बात और है कि ऐसी बातों का जिक्र जो होता है वो इंग्लिश में कुछ जगहों पर कुछ लोगों ने लिखा हुआ है, वो लिखते हैं, लेकिन हमारे हिंदी के पाठकों को वो चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती। बिल्कुल ठीक बात। तो मेरी कोशिश थी कि हम इसको हिंदी के पाठकों के लिए उपलब्ध कराएं, जो लोग कल को पढ़ना चाहें। आज तो बहुत लोगों के जहन में तमाम बातें हैं, लेकिन कल को आने वाली हमारी पीढ़ियों को जब ये पता चले कि अयोध्या मामले की जब सुनवाई चली थी, ऐतिहासिक 40 दिन की सुनवाई चली थी, 40 दिन नहीं विप्लव, मैंने ये भी लिखा है कि 40 दिन की सुनवाई की चर्चा तो होती है, लेकिन 40 दिन की सुनवाई के पहले 11 दिन और सुनवाई चली थी। ये इस्माइल फारूकी का मामला क्या था, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो उसको भी मैंने इसमें जोड़ने की कोशिश की है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और मैं इसमें बताऊं विप्लव, कि जब फैसला जिस दिन सुनाया जाना था, आप भी वहां मौजूद थे, जब फैसला सुनाया जाना था, जो कोर्ट की गहमा गहमी थी, मेरी कोशिश है कि कोर्ट में कोई उस दिन जब ये किताब पढ़े, उस चैप्टर को पढ़े, फैसले का चश्मदीद, जब उस चैप्टर को पढ़े तो उस समय महसूस करे कि जब फैसला सुनाया गया था तो वो कोर्ट में था, वो कोर्ट के उस क्लाइमेट को, उस वातावरण को महसूस कर सके। और जब तक आप उस चीजें महसूस नहीं करेंगे तब तक आप अयोध्या मामले की के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, उसके महत्व, मर्म को भी नहीं आप समझ पाएंगे कि उस फैसले के पीछे मर्म क्या था। मुझे ये बताएं, इस दौरान फैसला तो चूंकि पूरा देश जानता है, इतना विस्तृत उस पर चर्चा हुई, रिपोर्टिंग हुई, इसके बाद आफ्टर मार्थ उसके तमाम रिएक्शन, प्रतिक्रिया, क्रिया सब आने लगी। बतौर लेखक प्रभाकर जी, मुझे बताएं कि अयोध्या के फैसले में आप कुछ, आपके मन मस्तिष्क में इस किताब को लिखने से पहले क्या वो बातें थी जो आपको लगी कि ये महत्वपूर्ण है? विप्लव, जब फैसला आया ना, तो फैसले को जो आम जनमानस था वो उस तरह से देख रहा था। एक जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, कि 5 अंधे थे और उनके सामने एक हाथी, तो जिसने उस हाथी को जैसे छुआ, किसी ने कहा कि दीवार की तरह से होती है, किसी ने कहा कि हाथी होता है, किसी ने कहा कि वो खंभे की तरह होता है, किसी ने कहा कि सांप के आकार का होता है, क्योंकि उसे वो उस हाथी को सर्वांग रूप में नहीं समझ पा रहे थे। और यही चीज हुई यहाँ पर भी कि अयोध्या का जब फैसला आया तो किसी ने कहा कि तथ्यों को अनदेखा किया गया है, किसी ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट को अनदेखा किया गया है, कुछ लोगों ने कहा कि आस्था को सबूत बनाया गया है। और मैं जब
सुनवाई के दौरान या जब फैसला आया तो उसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विस्तार से लिखा, ये फैसला जो आया है ना वो आस्था के आधार पर नहीं दिया गया है, सबूतों के आधार पर दिया गया है। उस पर चर्चा नहीं हो रही थी, और चर्चा अच्छा जहां पर है भी वहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तकनीकी भाषा में लिखा हुआ है। और एक बात और मैं विप्लव जोड़ना चाहूंगा कि अदालतों में आम आदमी जाता है, अदालतें फैसला लोगों के लिए लिखती हैं, लेकिन ये विडंबना है कि अदालतों की भाषा आम आदमी नहीं समझ पाता, उसे समझाने के लिए वकील की जरूरत होती है। वकील पढ़कर बताता है कि ये आपके पक्ष में फैसला आया है या आपके खिलाफ आया है। तो मेरी ये थी कि मैं इसे समझाऊं, मैंने विस्तार से समझाया है कि कोर्ट ने अगर कहा कि ये जो फैसला आया है वो आस्था के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर आया है, और कोर्ट ने अगर रामलला विराजमान को के पक्ष में फैसला सुनाया है तो उसके पीछे का आधार क्या है। एएसआई की रिपोर्ट में ऐसी कौन सी बातें थी जिसे कोर्ट को स्वीकारना पड़ा। बहुत लोगों ने कहा कि अनुच्छेद 142 की जरूरत क्या पड़ी, 142 आर्टिकल 142 के विशेषाधिकार जो सुप्रीम कोर्ट का है, उसका इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ी, और क्या ये मामला था उसमें करने के लिए। कोर्ट ने जब 142 अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी, तो उसमें इसका विस्तार से जिक्र किया है कि क्यों 142 के तहत हमारे विशेष अधिकार का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो विप्लव, मुझे लगता है कि लोगों के मन में जितनी शंका थी, अभी भी है, मैं एक बात और कहता हूं, अभी भी बातें होती हैं, तो लोगों के मन में शंका है। क्यों? इसलिए कि उनके शंका का समाधान नहीं हो पाया, या जिसने किया वो उस तरह से नहीं किया। तो मैंने उसे किया क्या कि उस अयोध्या मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसे लिखा, और लिखने के बाद वहां मैंने संदर्भ दिया कि आपको अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप उस फैसले के पेज नंबर इस पे, पैरा नंबर इस पर आप जाएंगे और आपको वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया कि किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहे। और एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा विप्लव, फैसले में सुनवाई के दौरान बहुत रोचक बातें हुई। राजीव धवन, मैंने लिखा उसमें इस किताब में मैंने राजीव धवन को मुकदमे का नायक बनाया है। मैं क्यों बनाया? आ ही रहा था अध्याय 8 पर, ये अगला मेरा क्वेश्चन था। हाँ, तो मुकदमे का नायक राजीव धवन को क्यों बनाया है? दरअसल सुनवाई के दौरान राजीव धवन को खलनायक घोषित करने की कोशिश हुई, धमकियां दी गई। वो पूरा घटनाक्रम मैंने इसमें मेंशन किया है। उनको बददुआएं दी गई, उनको ढेर सारी चिट्ठियां आती थी, उनको धमकी मिलती थी, उनके यहाँ तक कि उनके क्लर्क को भी धमकी मिलती थी। लेकिन विप्लव, कोर्ट में रहने के बाद जो बातें जो मुझे समझ में आई, दिख के आई कि मुस्लिम पक्ष के लिए राजीव धवन से बेहतर कोई वकील हो ही नहीं सकता। मुस्लिम हो ही नहीं सकता था। हालांकि बाद में आपने ये भी देखा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल होने के समय मुस्लिम पक्षकारों में से कुछ लोगों ने राजीव धवन को वकील से हटा दिया था। तो क्यों हटाया, उसके पीछे की कहानी क्या थी? राजीव धवन को अगर मैं कहता हूं कि वही वो खलनायक नहीं नायक थे, तो राजीव धवन की वो क्या खूबियां थी? राजीव धवन ने इस केस में राजीव धवन ने इस केस को सामान्य केस की तरह से नहीं लड़ा था। और विप्लव, एक बात कहते हैं और एक बात समझते हैं कि जिनके पास अच्छे वकील नहीं होते हैं ना, तो वहां पर लगता है कि हो सकता है कि मामला एक तरफा चला गया हो। राजीव धवन एक ऐसे वकील थे जिनके सामने हिंदू पक्ष के तमाम बड़े वकील थे, और राजीव धवन अकेले सबका जवाब दे रहे थे। राजीव धवन इतनी बढ़िया से, इतनी खूबसूरती से इस मामले में अपनी दलीलें दे रहे थे, लीड कर रहे थे, मुस्लिम पक्ष के वकीलों को लीड कर रहे थे। और कोर्ट में एक तटस्थ रिपोर्टर के तौर पर ऐसा लगता था कि राजीव धवन की जो दलीलें हैं वो कई बार लगता था कि हिंदू पक्ष की दलीलों पर बहुत भारी है, बहुत भारी है। और इसीलिए मैं एक बात और कहूं कि जब लोग कहते थे कि राजीव धवन इस मामले में खलनायक है, तब तक मुझे लगता था कि यही है इस देश की आत्मा, जहां पर एक हिंदू एडवोकेट जो है वो मुस्लिम पक्ष को लीड कर रहा है, और लीड ही नहीं कर रहा है, रामलला के वकील को बराबरी दे रहा है, टक्कर दे रहा है। तो उन पलों को, उन फीलिंग्स को, उन आर्गुमेंट्स को भी मैंने इसमें कैप्चर करने की कोशिश किया है, ताकि लोग उस समय को समझें, उस बारीकियों को समझें। हालांकि राजीव धवन को जो खलनायक कहने की बात है, प्रभाकर जी की बात, वो कम से कम आपको पढ़ने के बाद ही इसमें समझ में आ सकती है।
वो बतौर लेखक उन्हें ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि आप किताब पढ़िए, तब आप जाके समझ पाएंगे। अध्याय नंबर 7, तुलसीदास हाजिर हो, बहुत संक्षिप्त। तुलसीदास हाजिर हो वो क्या है, जरा दर्शकों के लिए बता दीजिए जो आपको सुन रहे हैं। विप्लव, बहुत ही रोचक सी बात है कि एक बार जब सुनवाई चल रही थी, तो उसमें अचानक से एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ, मेरे पास भी पोस्ट आया और व्हाट्सएप भी आया कि क्या आचार्य भद्राचार्य जी सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो रोज जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ। फिर मैंने टटोलना शुरू किया, फिर मैंने कहा कि नहीं, वो तो पता चला कि नहीं, वो हाई कोर्ट की बात को किसी ने, जो आजकल व्हाट्सएप ज्ञान होता है, किसी ने उसमें रख दिया था, सुप्रीम कोर्ट बदल दिया था। और उसमें उसको लेकर मैंने इसमें चैप्टर लिखा है, तुलसीदास हाजिर हो। भद्राचार्य जी की जो गवाही हुई थी एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर, वहां पर उन्होंने अपने स्तर पर किस तरह से साबित करने की कोशिश की थी कि बाबर ने मस्जिद तोड़ी है, उसको, इसके बारे में मैंने एक रोचक सी बात इसमें, मतलब वो बहुत ही, मुझे लगता है कि इस किताब का एक हाईलाइट जिसको कहते हैं वो है। और विप्लव, जो पढ़ने पर निश्चित तौर पर मैं दावा कर सकता हूं कि जो पढ़ेगा वो कहेगा कि आचार्य भद्राचार्य जी को अगर हम राम भक्त की जो उनको जो वो मिला हुआ है, यूं ही नहीं कहते, इसलिए कि बहुत लोग हैं जो राम के नाम पर, भगवान के राम के नाम पर उनकी कथा कहकर आजीविका तो चलाते हैं, लेकिन भगवान राम के लिए इस शिद्दत तक जाना, ये भद्राचार्य जी कर सकते थे। वो बात मैंने लिखी है। और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा अंतिम की ओर हम लोग एक दो प्रश्न और ले लेते हैं आपसे, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। ये किताब अयोध्या के बारे में है, लेकिन इस किताब को सबको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्या वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, या केवल राम मंदिर की सुनवाई हुई उन वकीलों के जरूरी है, या एक आम जनता को भी जानना चाहिए? क्यों, मुझे ये बताइए इसका कारण, आप क्या कहते हैं? विप्लव, ये जो पुस्तक है, इसमें अगर पढ़ने के बाद एक बात तो ये कि क्यों सबको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में जो जमीन का विवाद होता है, उसकी तकनीकी बातें हैं, उसको आम भाषा में कैसे समझाया जा सकता है। अयोध्या मामला चूंकि जमीन से जुड़ा हुआ विवाद था, मामला था, तो उसमें जो तमाम तकनीकी पहलू हैं, उनको लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या होता है, उसको आप जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसमें मैंने एक चैप्टर लिखा हुआ है, इसका जिक्र मैं कर देना चाहूंगा। जब कलयुग में प्रकट हुए रामलला जी, और रामलला का पक्षकार बनाया जाना, इस चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामलला विराजमान को अगर पक्षकार नहीं बनाया गया होता तो क्या होगा, क्या फैसला यही आता, और क्यों, अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं। उसकी अगर रामलला को विप्लव, इसमें भी जिक्र है इस बात का, आप भी जानते हैं कि रामलला विराजमान को सबसे अंत में पक्षकार बनाया गया था, तो उसके पीछे क्या रणनीति थी। तो इसको पढ़ने के बाद तो ये मैं कह रहा हूं कि एक तो आपको इसमें अयोध्या विवाद के ऐतिहासिक पहलू, कानूनी पहलू, और दूसरी बात एक और चीज कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चीजें होती हैं, कैसे चीजें सुप्रीम कोर्ट में मामलों को की सुनवाई को प्रभावित करती है, कि सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, वो क्या तकनीकी बारीकियां हैं, उनके बारे में भी आप समझ जाएंगे। इस किताब को पढ़ते पढ़ते, किताब को पढ़ के आखिरी पेज तक जाते जाते समझ में आपको आ जाए कि आपका मामला अगर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी वजह क्या हो सकती है। और विप्लव, एक बात और, इसमें केवल अयोध्या मामला ही नहीं है, अयोध्या मामला ही नहीं है, अयोध्या मामला सुनवाई के लिए लटकता रहा लगातार। इस बीच में इतना घटनाक्रम बदला है कि आपने देखा कि किस तरह से जस्टिस दीपक मिश्रा चाहते थे कि इस मामले की सुनवाई पूरी करके जाएं, महाभियोग तक की बात आ गई थी। जब जस्टिस रंजन गोगोई ने जो सुनवाई का फैसला किया तो उन पर एक अलग तरह का आरोप लग गया, उनको आखिर में कहना पड़ा कि कुछ भी हो जाएगा, हम तो फैसला सुना करके ही जाएंगे। तो ये जो घटनाक्रम है एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए, तो इस किताब को पढ़ने के बाद एक बात और मान लीजिए कि आज से आप पढ़ेंगे तो उस समय समझ में आएगा कि कौन सी चीज थी कोर्ट के भीतर की चीज जो बाहर की चीज को प्रभावित कर रही थी, और बाहर की कौन सी घटनाक्रम ऐसी बातें थी जो कोर्ट की सुनवाई को प्रभावित कर रही। मतलब किस तरह का दबाव था, मैंने कोशिश की, राजनीतिक दबाव था,
ये फैसला किसके पक्ष में जाएगा और किसके विरोध में जाएगा, उसको लेकर भी एक बड़ा माहौल बना हुआ था। वो कहीं ना कहीं वो सब बातें आप इस किताब में आपने शामिल करने की कोशिश की। अब मुझे अंतिम में प्रभाकर जी ये बता दीजिए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इच्छा रखते हैं कि एक रुका हुआ फैसला कि वो प्रति मंगा सकें, वो कहां से एक तो मंगाए और कैसे पढ़ सकते हैं इसे? विप्लव, ये जो पुस्तक है अमेजन पे उपलब्ध है। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे मित्र हैं, आपके मित्र हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे लोग देख रहे हैं, कि पेंगुइन रैंडम हाउस, पेंगुइन देश के सबसे अच्छे प्रकाशकों में से एक हैं। इन्होंने इस पुस्तक को न केवल प्रकाशित किया है, बल्कि बहुत सराहा भी है। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा प्रकाशक अगर किसी पुस्तक को सराहते हैं तो इस पुस्तक में कुछ तो है। और चूंकि मैंने इसमें अपने विप्लव, जो मैंने पढ़ाई करी, तो चाहे पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स में मैंने किया, चाहे जो मैंने लॉ का LLB किया था, जो मैंने ज्ञान और ये 15-18 साल के सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्टिंग, 15 साल की सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग है, जो खालिस में कहूं कि प्योर लीगल रिपोर्टिंग किया है, तो जितना मैंने ज्ञान समेटा है सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर की तरह, वो सब इसमें मैंने समाहित करने की कोशिश की है। तो अमेजन पे उपलब्ध है आपको ये एक रुका हुआ फैसला। आप वहां जाएंगे, आपको किताब ये मिलेगी। और मैं चाहूंगा कि इस किताब को आप पढ़ें, अपने लोगों को बताएं, उन्हें बताएं कि क्यों पढ़ना चाहिए। ये पढ़ना इसलिए चाहिए कि आपको अयोध्या के बारे में सुनवाई, फैसला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तकनीकी बातें, सारी चीजें इसमें एक जगह मिलेंगी। और जब आप इस किताब को पढ़ करके उठेंगे, ऐसे किताब साइड में रखेंगे, उसके बाद आप एक सांस लेंगे और कह सकेंगे, दावे के साथ कह सकेंगे कि अयोध्या के मामले में मुझे सारी बातें पता चल गई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देश भर में करोड़ों की संख्या में इस किताब को पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे। वो जानेंगे, जिस तरह प्रभाकर जी ने कहा, कि केवल ये अयोध्या केस ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने लंबे समय से मामले क्यों लंबित रहते हैं, क्या न्यायिक प्रक्रिया होती है, कैसे उस न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है, ये सब बातें भी इस केस के पढ़ने के बाद आपको जानने और समझने को मिलेंगी। फिलहाल प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।